Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड टुडेज आवर गेस्ट इज डॉक्टर अमरीश सक्सेना, मीडिया कम्युनिकेटर, रिसर्चर, ऑथर, एंकर, प्रिंट एंड टीवी जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अमरीश सक्सेना जी से। हेलो। Yeah, hello, Rich. गुड इवनिंग सर, वेलकम टू द Good आरडीडी evening. शो। Thank you, thank you. एंड थैंक यू थैंक यू सो मच सर। और सर, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना हम्म, चाहूंगी, आप ग्रेट पर्सनालिटी हो, आपने बहुत वर्क किया है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? नहीं मैं तो अगर मेरी जो पूरी जर्नी देखें तो मैं तो सिर्फ काम करता हूँ। और काम करता हूँ तो मैं ये सोचता ही नहीं कि कोई हारने का कोई स्कोप है उसमें। जब काम करना है तो जीतना ही है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना ही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरे डेडिकेशन के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलना तय है। हाँ, होता है कभी कभी कि आपको जो आप सोचते हैं उतनी कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन ठीक है, आप नेक्स्ट एफर्ट्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट बिल्कुल साफ है, डेडिकेशन है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। राइट सर, राइट। एंड जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। देवभूमि हिमकला मंच, थैंक यू सो मच। अरेज अली खान जी, थैंक यू सो मच। और जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर, अब आपकी जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतना काम किया है। आई थिंक हम लोग बहुत छोटे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर, आपकी जो अ, जर्नी एज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड हम्म, हम्म, रिसर्चर, ऑथर। तो हम्म, सबसे पहले जो आपने स्टार्टिंग की है वो हम हम्म। जानना चाहेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मेरी जो शुरुआत हुई तो वो थिएटर के ही साथ हुई। मैं जी। अपनी मेरी जो हायर एजुकेशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई है। तो वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, लॉ का ग्रेजुएशन किया, और पढ़ाई के दौरान ही मैं थिएटर से जुड़ गया और लगातार थिएटर किया। इलाहाबाद में बहुत थिएटर किया। तो वो पहली शुरुआत थी, हम कह सकते हैं, जो पढ़ाई भी चलती रही और जी। थिएटर भी चलता रहा। और धीरे धीरे जब मैंने उसके बाद पत्रकारिता शुरू की, तो शुरू में तो ऐसा फ्रीलांस ही लिखता था। लगभग सारे अखबारों में कुछ ना कुछ लिखता था और उससे पैसा भी मिलता था, वो भी एक बड़ा इंसेंटिव था। भले ही वो 10 रुपए मिलता यस। हो उस जमाने में, लेकिन वो पैसा जहाँ से भी मिलता था वो काम आता था। उसके बाद जब मैं फुल टाइम जर्नलिज्म में आ गया, जब मैंने पूरी तरह से अपनी पत्रकारिता शुरू की 1979 के लास्ट में, तो उसके बाद भी थिएटर चलता रहा। और थिएटर बहुत मतलब ठीक था, मुश्किल था थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एक पूरी तरह से एक जॉब कर रहे हैं, उसके ड्यूटी आवर्स हैं, सब है। लेकिन चूंकि मैं जी। पत्रकारिता में था, समाचार पत्र में था, तो क्या था कि उसमें शिफ्ट हुआ करती थी। तो सारे अखबारों में या सारे टीवी चैनल्स में 3 या 4 शिफ्ट हुआ करती हैं। तो मैं शिफ्ट अपनी ऐसी लेता था, दिन में शिफ्ट की तो शाम को थिएटर कर रहे हैं, या शाम को थिएटर कर रहे हैं तो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगवा ली। तो नौकरी भी चलती रही, पत्रकारिता भी चलती रही और थिएटर भी चलता रहा। और करीब किया 20-25 साल तक थिएटर किया। उसके बाद वो उस तरह का सक्रिय थिएटर नहीं रहा, क्योंकि एज यू राइज अप द लेडर, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो बड़ी पोजीशंस मिलती गई, बड़ी जिम्मेदारियां मिलती गई। तो फिर उसमें ये चॉइस नहीं थी कि आप बस ड्यूटी करें और भाग जाएं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। जी। तो उसके बाद थिएटर कम होता गया। और जब मैं एजुकेशन में आया, उसके बाद उस तरह का थिएटर नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ मिलके थिएटर करना, उनसे काम करवाना, उनको तैयार करना। तो एक तरह से फिर वो थिएटर की ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट आ गया, परफॉर्मिंग
परफॉर्मेंस का जो एस्पेक्ट था वो कंपैरेटिवली कम हो गया, और इसीलिए बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रही। पत्रकारिता भी चलती रही, थिएटर भी चलता रहा, और छोटी मोटी फिल्में भी बनाते रहे। फिर जब एजुकेशन में आए तो उसके बाद स्टूडेंट से फिल्में बनवाई, तो उनके साथ जुड़ के काम किया। तो इस तरह से फिल्में भी साथ में चलती गई और आ गई। तो ये सारी चीजें होती चली गई एक जी। साथ। जी, जी। और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िशियन हैं। सुनील कांबले जी ये भी बहुत ही अच्छे म्यूज़िशियन हैं, थैंक यू सो मच। और सर आपने किससे इंस्पायर होके थिएटर स्टार्ट किया था? मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हमारा कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे हम फ़ेवरेट होता है, हम सीखते हैं कि हम्म हमें इस हम्म लाइन में जाना चाहिए। तो आपका भी ऐसा हम्म। कोई रहा होगा जिससे इंस्पायर होके आपने थिएटर एक्टिंग स्टार्ट की? नहीं, ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था। होता क्या है कि सभी लोगों की लाइफ जी, में जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ जुड़ जाते हैं। चाहे आप मतलब जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, वो तो मैं सारी एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ था। सिर्फ थिएटर ही नहीं, थिएटर बाद जी। में ज्यादा प्रमुख हो गया। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैं डिबेट में भी पार्टिसिपेट करता था, मैं डिबेटर था। और मैं मतलब चूंकि अपने आप मुंह से मुझे बताना पड़ रहा है, मैं बहुत अच्छा डिबेटर था। और इलाहाबाद वाओ! यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट से, जितने भी कॉलेजेस थे, अगर मैं बोलने चला जाता था तो ये मान लिया जाता था कि फर्स्ट प्राइज तो गया। अब बाकी जो बोलने वाले थे वो बाद के प्राइजेस के लिए कंटेस्ट करते थे। तो जी, उसमें डिबेट में बहुत अच्छा था। बाकी जितनी लिटरेरी एक्टिविटीज में थी उनमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। फिर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे मैं लैंग्वेजेस सीखने का शौक था, तो मैंने रशियन लैंग्वेज का डिप्लोमा किया, फिर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज का डिप्लोमा किया। फिर इंडियन लैंग्वेजेस में थोड़े थोड़े दिन कभी बांग्ला सीखी, कभी तमिल सीखी, जितना भी सीख पाए। तो वो एक एक ऐसा दौर होता है जब आप अपने यंग एज में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होते हैं। तो मैं समझता यस, यस, हूँ हर एक ऐसा स्टूडेंट जो कुछ करना चाहता है, वो जो सामने आता है करता है। लैंग्वेज भी सीखेगा, डिबेट भी करेगा, एक्टिंग भी करेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी थिएटर किया। और जो जिस तरह के यूथ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उनमें भी पार्टिसिपेट किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरे देश में रिप्रेजेंट किया मैंने अलग अलग एक्टिविटीज में। तो वो सारा चलता रहा, और धीरे धीरे वो थिएटर की तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा हो गया। तो जब पढ़ाई पूरी हुई उसके बाद फिर थिएटर ही ज्यादा हो गया, क्योंकि कॉलेज की एक्टिविटीज कम हो गई। तो उसके बाद फिर पत्रकारिता पत्रकारिता चूंकि फुल टाइम की, जर्नलिज्म फुल टाइम किया, तो अखबार की नौकरी, और उसके साथ थिएटर, और उसके साथ चूंकि अपनी लाइवलीहुड के लिए भी पैसा कमाना था, तो उसके अलावा जी, कम से कम दो दो या तीन ट्यूशंस पढ़ाता था मैं। तो ये बड़ा इंगेजिंग था कि आपको 2 या 3 घंटे 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी चाहिए। 6 घंटे की नौकरी हुआ करती थी उस समय की पत्रकारिता, बड़ी सुकून वाली थी। तो 6 घंटे की यस। पत्रकारिता करते थे, और 3 घंटे कम से कम थिएटर करते थे। बाकी समय में पढ़ाई करते थे। तो इस तरह पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल तैयार रहता था। तो इसी तरह से शुरुआत हुई, और फिर आगे कारवां बढ़ता गया। वाओ सर ग्रेट। एंड आपको बेस्ट यंग थिएटर डायरेक्टर भी सिलेक्ट किया गया था। उससे जुड़ी जो आपकी मेमोरीज है वो जानना चाहेंगे सर? क्या था कि जब मैंने थिएटर किया तो मैं यूपी में था। तो यूपी के 2-3 शहरों में मैंने ज्यादा काम किया। चूंकि एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई, तो थिएटर वहाँ थिएटर किया। फिर मैं जब बनारस आ गया उसके बाद मैंने नौकरी चेंज की। तो एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है पाइनियर, वो मैंने ज्वाइन किया वाराणसी में। तो वहाँ नौकरी करता था, थिएटर करता था, और ये सब चलता रहा। तो क्या हुआ कि हम अपना ग्रुप था हमारा, जब इलाहाबाद में था तो हमारा जो ग्रुप था अंकुर नाट्य समिति था, उससे हमने ज्यादा काम किया। बनारस में गए तो गोकुल आर्ट्स जो एक नाट्य संस्था थी उसके साथ जुड़ के मैंने काम किया। तो ये इतना ज्यादा काम करते थे हम लोग। तो जो यूपी की खास तौर से दो बॉडीज हैं उत्तर प्रदेश में, एक तो जी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी है, जैसे केंद्र में भी जी, है।
और वहां पर यूपी कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट है। तो उन दोनों से ग्रांट भी मिलती थी, कभी ऑडिटोरियम ग्रांट मिल जाती थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा लेके काम करते थे। तो उससे फिर लखनऊ में जाके शोज करते थे, इलाहाबाद में जाके शोज करते थे। इलाहाबाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जो पूरे देश में है, जो आपको पता होगा, जैसे नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, पूरे देश में कल्चरल सेंटर्स हैं, NCZCC। यस। तो उनसे उनके थ्रू काम किया। तो इस तरह इतनी सारी संस्थाओं के साथ काम किया। तो उस समय 90s के आसपास केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी जो दिल्ली में है, उनकी एक योजना थी कि वो पूरे देश से अच्छे यंग डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करें और उनकी ट्रेनिंग करवाएं। तो उन्होंने केंद्रीय जी। संगीत नाटक अकेडमी ने हर राज्य से, हर स्टेट से एक या दो आर्टिस्टों को चुना। 40 आर्टिस्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया। 20 को उन्होंने ले जाके बॉम्बे में वर्कशॉप करवाई, और 20 को दिल्ली में वर्कशॉप करवाई। तो मेरा चयन बॉम्बे की वर्कशॉप के लिए हुआ। तो हम करीब 20 लोग थे जिन्होंने एक महीने की वर्कशॉप की। तो जो ये सिलेक्शन था जो बेस्ट डायरेक्टर का, ये इसके लिए था कि हम जो संगीत नाटक एकेडमी है वो चाहती थी कि जो यंग डायरेक्टर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे ट्रेन किया जाए, जिससे वो और अच्छा काम कर पाए। तो उसके लिए बॉम्बे में जी। ट्रेनिंग हुई। बॉम्बे में आपको पता होगा NCPA है, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो नरीमन पॉइंट पे है। यस। तो विजया मेहता जी जी। ने उसकी की स्थापना की थी। तो वहां पर एक महीने की वर्कशॉप, विजया मेहता जो बहुत ही एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी और फिल्म पर्सनैलिटी रही हैं, उनके नेतृत्व में ये सारी एक महीने की वर्कशॉप हुई। और हमको वहीं पास में ही चर्च गेट के पास रहने की जगह दी गई। तो एक महीने वहां रहे, सारा वाह। थिएटर सीखा। NSD के लोग आए थे जिन्होंने क्लासेस ली। फिल्म FTI पुणे के टीचर्स आए थे, उन्होंने क्लास ली। और मैं ये गर्व के साथ बता सकता हूँ कि जी। हमारे क्लास लेने वालों में नसीरुद्दीन शाह भी शामिल थे, और रोहिणी हट्टंगडी वाह। भी शामिल थी। तो इन सारे लोगों से सीखने का, पढ़ने का और उस तरह का मौका मिला। तो वो एक बिल्कुल अलग ही तरह का अनुभव था, बहुत नया अनुभव था मेरे लिए। जी। वाह सर, ग्रेट। हैट्स ऑफ सर। एंड हमारे साथ सत्यम आनंद जी जुड़े हैं, जो कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छे सिंगर है। थैंक यू सो मच सर। और आपको भी गुड इवनिंग कह रही है सर ये। थैंक यू सत्यम जी। यस यस। और सर आपने आई थिंक मोर देन 40 जो स्टेज प्ले किए थे, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी आ, मैं। फर्स्ट आ, आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था सर? नहीं, जैसे पहले थिएटर शुरू किया तो और लोगों के ग्रुप में साथ कर रहे थे, फिर जैसे मैंने बताया कि हमने अपनी संस्था बना ली। जी। इलाहाबाद में जब थे तो इलाहाबाद में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उनके साथ काम किया। जैसे इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन है, प्रयाग रंगमंच है, उनके साथ काम किया। फिर अपनी एक संस्था बना ली, अंकुर नाट्य समिति, उसके बैनर से काम किया, और लगातार जी। किया। तो इसलिए अभी तो मैंने अगर CV बनाया तो नोट कर लिया, लेकिन याद भी नहीं कितना काम किया। लेकिन हाँ, कुछ प्रमुख जी। प्लेस के बारे में मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ। इलाहाबाद में जब मैं था तो मैंने एक बहुत बड़ा नाटक किया, जिसका नाम है कबीरा खड़ा बाजार में। और बहुत या। हुआ है नाटक ये। यस। अ, भीष्म जी। साहनी का नाटक है। और बहुत ही यंग एज में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा नाटक किया जिसमें 51 आर्टिस्ट ऑन स्टेज थे। और मैंने 24-25 साल की वाह। उम्र में उस नाटक को किया। तो मैंने डायरेक्ट किया, इतनी यंग एज में किया, और मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप था। उसमें ही काफी 25-30 लोग थे, लेकिन चूंकि बड़ा नाटक था तो मैंने बाकी संस्थाओं से भी कहा कि भाई कुछ आर्टिस्ट दे दो मुझे। तो ये 51 आर्टिस्ट तो ऑन स्टेज थे, और 20 आर्टिस्ट जो थे वो बैक स्टेज थे, जिसमें मेकअप मैन से लेके कॉस्ट्यूम वाले से लेके म्यूजिक और लाइव म्यूजिक किया। 10 लोग तो म्यूजिक पे ही सिर्फ थे। तो और उसकी कंटिन्यूअसली 3 दिन लगातार परफॉर्मेंस की ओपन एयर थिएटर में। तो वो एक बड़ा नाटक किया जिसका अच्छी यादें जिसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जी। एक और बड़ा नाटक मैंने किया जो सोफोक्लीज का जो एक ग्रीक प्ले है, एडिपस, उसका रूपांतरण था उर्दू में। तो वो नाटक किया जो एक बड़ा प्रोडक्शन था, उसके भी कई शोज किए। फिर गिधाड़े किया, जो विजय तेंदुलकर का नाटक है।
और बहुत ज्यादा हुआ है, गिदाड़े बहुत ज्यादा हुआ है। तो जी जी वो किया। उसके बाद फिर अमृतलाल जब मैं बनारस में था, तो अमृतलाल नागर का एक नाटक है चढ़त न दूजो रंग, वो उसको किया। फिर एक और मुझे जो ग्रांट मिली के संगीत नाटक अकादमी से, ये जो मैंने वर्कशॉप की उसके बाद, उन्होंने उसके बाद एक ग्रांट दी, जितने लोग उन्होंने चुने थे, तो वो उन्होंने कहा कि आप एक नाटक करिए, हम पैसा देंगे। तो उसके तहत फिर नाटक किया। फिर एक एचआरडी मिनिस्ट्री की एक ग्रांट होती है, जो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को मिलती है, ग्रुप्स को नहीं मिलती। तो जो भी बहुत प्रॉमिसिंग डायरेक्टर्स या थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनको मिलती है। वो ग्रांट मुझको 2 बार मिली। उसके हिसाब से आप अपना कोई भी नाटक चुन के कर सकते हैं। तो फिर मैंने जी एक नाटक, एक जो नाटककार हैं, लेखक है, उनसे लिखवाया पर्टिकुलरली। तो एक वो नाटक था जन विजय, और जो उसके नाटककार थे वो इलाहाबाद के थे, अजित पुष्कर। बहुत ही अच्छे लेखक और नाटककार माने जाते हैं। उनसे मैंने स्पेशली नाटक लिखाया, और वो जो उसका जो प्लॉट था, उसका जो कथानक था, वो डेमोक्रेसी के ऊपर था, गणतंत्र के ऊपर था। और वैशाली की पृष्ठभूमि में वो नाटक था, बौद्धकालीन नाटक था। तो उस नाटक को लिखा, वो भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हमने किया। और वो एचआरडी मिनिस्ट्री की ग्रांट से ही हमने लखनऊ में किया, दिल्ली में किया, तो उसके काफी शोज हमने उस नाटक के किए। इसके अलावा जो छोटे नाटक थे, जो शॉर्ट प्लेस थे, वो तो हम तैयार करते थे, और पूरे देश में जहां भी कोई भी लघु नाटक प्रतियोगिता होती थी वहां पहुंच जाते थे। चाहे वो बिहार हो, जी। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो इस तरह से घूम घूम के काफी नाटक किया, और काफी सारे शोज होते चले गए। वाओ सर, ग्रेट। एंड सत्यम आनंद जी कह रहे हैं, हैप्पी टू नो अबाउट यू डॉक्टर अमरीश जी। रफीक जी जुड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट है। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो हमारे साथ जुड़े हैं। और सर आपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज भी किया है एंड पार्टिसिपेट भी किया है, उसके बारे में हम्म। जानना चाहेंगे हाँ सर आपसे। हाँ, वर्कशॉप देखिए, थिएटर में क्या है, एक तो आप करके सीखते हैं, दूसरा ये कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे अगर जो मेरे पास संभावना थी जो मैंने नहीं ली, जैसे अब यूपी में एक है संस्था, आप जानती हो शायद, भारतीय नाट्य अकादमी, बहुत ही जी नामी संस्था है। तो जी मेरे साथ के बहुत सारे लोग वहां गए, वहां से ट्रेनिंग की। दूसरा आपके पास पास विकल्प होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, दिल्ली में। तो मैंने वो विकल्प नहीं लिए, चूंकि मैं पत्रकारिता में आ गया था और नौकरी भी कर रहा था, उसके साथ ही थिएटर कर रहा था। तो फिर मैंने वर्कशॉप वाला विकल्प चुना। तो मैं लगातार वर्कशॉप्स खुद ही ऑर्गेनाइज करता था, कंडक्ट करता था, रिसोर्स पर्सन्स को बुला के, और फिर खुद भी उसमें पार्टिसिपेट भी करता था। और दो खास लोगों का नाम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। एक तो जी हमने लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उनको मैंने, वो एक समय में अध्यक्ष भी थे यूपी संगीत नाटक अकादमी के, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया, तो एक वर्कशॉप उनसे मैंने इलाहाबाद में हिंदुस्तानी अकेडमी में करवाई। इसके अलावा एक वर्कशॉप बीएम शाह हुए हैं। बीएम शाह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अब तो दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। तो बीएम शाह की मैंने दो दो वर्कशॉप की। इसके जी। अलावा एक और जो बड़ा नाम है जिसकी मैंने वर्कशॉप की, वो है बादल सरकार। बादल सरकार की भी वाह। अब डेथ हो चुकी है। और बादल सरकार ने जो साइको फिजिकल थिएटर की इस देश में नींव रखी, और वो बिल्कुल फाउंडेशन के आदमी माने जाते हैं इस देश में थिएटर के। उनकी भी मैंने 2 बार वर्कशॉप इलाहाबाद में ही ऑर्गेनाइज की थी, एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया था। तो इस तरह से मैं लोगों को अप्रोच करता था, जो भी बड़े प्रोमिनेंट लोग होते थे, और उनकी वर्कशॉप्स आयोजित कराता था। तो इस तरह से मतलब काफी वर्कशॉप्स कंटिन्यूअसली की और करवाई। और उसके साथ ही लर्निंग होती गई, ट्रेनिंग होती गई मेरी भी, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे ऑब्वियसली उनकी भी ट्रेनिंग होती गई। यस, राइट सर, राइट सर। और सर आपने रेडियो ड्रामा भी किया है, उसके हाँ, बारे रेडियो में, ड्रामा। क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। जी रेडियो ड्रामा, रेडियो से मेरा जुड़ाव बहुत लंबा रहा है।
लगभग समझ लीजिए कि 40 साल के आसपास हो गए हैं जो मैं रेडियो के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो शुरू में जी, जब बिल्कुल नया था, स्टूडेंट था, तो छोटी-मोटी वार्ताएँ या इस तरह के प्रोग्राम्स मिल जाते थे। फिर उसके बाद मैं जब बनारस में था, तो जो वाराणसी का ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है, तो जो रेडियो के ड्रामा होते हैं, उसमें आपका एम्पैनलमेंट होता है। एम्पैनलमेंट के लिए आपको ऑडिशन क्लियर करना पड़ता है, तो मैंने ऑडिशन क्लियर किया, तो एम्पैनलमेंट हो गया, तो फिर बनारस आकाशवाणी केंद्र के साथ नाटक करता रहा। फिर जब मैं दिल्ली आ गया 96 में, तो मैं फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र के साथ नाटक करता गया। जब मैं बनारस में था जी। तो मैंने 2 सीरियल्स भी किए, नाटकों के सीरियल्स, जो मतलब वाह! रेडियो सीरियल्स किए। एक का नाम था गली आगे मुड़ती है, वो भी उस समय के बड़े एक हिंदी के साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने लिखा। और जब मैं दिल्ली आ गया तो दिल्ली में भी आकाशवाणी के साथ कई नाटक किए। अभी भी कभी-कभार जी, कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा तरह के एंगेजमेंट्स हैं और इतनी व्यस्तताएँ हैं कि उनके बीच में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एक जो महत्वपूर्ण काम मैंने किया, जो आई मीन आई फील कंटेंटेड कि मैंने किया, कि जब मैं दिल्ली आकाशवाणी के साथ काम करता था थिएटर में, नाटक में, तो जी, एक प्रोग्राम था जिसमें किशोरों को एड्स के बारे में जानकारी देनी थी। उसके लिए जी, उन्होंने कहा कि आप नाटक लिख देंगे? मैंने कहा लिख दूँगा। तो उनका सीरियल था, पहले कुछ एपिसोड लिखे, फिर वो आगे बढ़ा, फिर कुछ और एपिसोड लिखे, तो मैंने उसके 36 एपिसोड लिखे, 36 एपिसोड्स लिखे उस नाटक के। तो इस तरह वाओ सर ग्रेट। नाटक लिखने का भी काफ़ी, मतलब थिएटर के लिए जब हम स्ट्रीट प्ले भी बहुत किया, तो जब स्ट्रीट प्ले करते थे, तो स्ट्रीट प्ले भी मैं खुद ही लिखता था। और जब न रेडियो के लिए लिखा, तो रेडियो के लिए पूरा सीरियल ही लिख डाला, और जो काफ़ी चर्चित सीरियल रहा आकाशवाणी दिल्ली का। वाओ सर ग्रेट एंड हैट्स ऑफ सैल्यूट टू यू सर। और सर आपने जी। नेशनल, ज़ोनल एंड स्टेट थिएटर फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया है। हुँ। उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, वो जो मैं आपको बता रहा था ना, जो एचआरडी मिनिस्ट्री की जो ग्रांट थी, वहाँ जो नाटक तैयार जी, हुआ, उसको फिर जो थिएटर फेस्टिवल होता है, उसमें उन्होंने बुलाया। तो उसका जो पहला ज़ोनल फेस्टिवल था, वो मैंने लखनऊ में उसको स्टेज किया, फिर बाद में दिल्ली में बुलाया। और उसके बाद जो एक एनुअल थिएटर का रंगमंच का फेस्टिवल होता है दिल्ली में, उसमें उन्होंने मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया, चूँकि मेरा सिलेक्शन बेस्ट थिएटर डायरेक्टर हो चुका था। तो परफॉर्मेंस भी की, तो इस तरह से मैं ज़ोनल पे और नेशनल लेवल के थिएटर फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया। वाओ! ये मूवी एंड फिल्म मैंने भी की है। अ, ये आपने जो अ, चाहिए और आप कौन-सी अ, नहीं, जैसे अगर आप फ़िल्मों की बात करें, जैसे आपने कहा, तो फ़िल्मों में मेरा जुड़ाव बड़ा अलग-अलग तरीके से था। जब मैं इलाहाबाद में और बनारस में था, उस समय का एक ज़माना अलग था, 70s का या 80s की बात करें, इवन लेट 80s 90s का, तो उस समय एक अलग तरह का टाइम था। तो उस समय जो भी किया, वो टेलीविज़न के साथ जुड़ के काफ़ी काम किया। तो मैंने जो नाटक कुछ किए, तो उसमें लखनऊ टेलीविज़न ने उन नाटकों को ब्रॉडकास्ट किया, टेलीकास्ट किया। फिर कलकत्ता टेलीविज़न के लिए एक फ़िल्म बनी, उसका उस भी टीम में मैं शामिल था। बित्ता भर ज़मीन करके एक हमने फुल फ्लेजेड फ़िल्म बनाई थी, 2 घंटे की, जो कलकत्ता दूरदर्शन के लिए बनाई थी। वो 90s में किया, क्योंकि उस समय टीवी का दौर था। फिर उसके बाद मैंने एक फ़िल्म्स डिवीज़न का प्रोजेक्ट किया। फिर एक हेलो, एनएफडीसी का एक प्रोजेक्ट किया, और उसका कोई एक एक सीधा, क्योंकि मैं कोई फुल टाइम फ़िल्म मेकर तो था नहीं। लेकिन चूँकि शौक था, तो जो आता गया, वो करता गया। तो इसलिए एक जो मैंने एक फ़िल्म थी, फ़ीचर फ़िल्म थी तुलसीदास। उसको जी, आत्माराम जी थे, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत ही एमिनेंट फ़िल्म मेकर हुए हैं, जो गुरुदत्त जी के भाई थे। तो उनके पास एक प्रोजेक्ट जी, था जी, एनएफडीसी का, नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो वो फ़ीचर फ़िल्म थी।
तुलसीदास, उसमें मैंने मतलब जो एक तरह से कहे कुछ हद तक लाइन प्रोड्यूसर वाला काम किया, लोकल सारा उनका काम किया, और उसमें मैंने जी एक्टिंग भी की। तो इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट था जो फ़िल्म्स डिवीज़न का प्रोजेक्ट था, और एक रहीम जी हैं जो अभी कनाडा माइग्रेट कर गए हैं, बॉम्बे बेस्ड थे। वो उन्होंने भी काफ़ी फ़िल्में बनाई हैं, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। और वो चूँकि जो उसका पूरा प्लॉट था, जो स्टोरी थी उसका फ़िल्म की, वो कोल माइनर्स के ऊपर थी। कोयला खदानों में जो मज़दूर काम करते हैं, उनकी लाइफ़ के ऊपर थी, और जो वो एक तरह से फ़ीचर कम डॉक्यूमेंट्री थी। तो उसको उन्होंने कहा कि वो कोल माइंस में शूट करेंगे। तो वो बॉम्बे थे, बॉम्बे से मुझसे संपर्क किया, मैं बनारस में था। तो मैंने जो सिंगरौली में कोल माइंस हैं, सिंगरौली में कोयले की खदान है, वहाँ पे जाके हमने उसको शूट किया। तो एक तरह से उनकी तो पूरी फ़िल्म में मैंने एक तरह से लाइन प्रोड्यूसर का काम किया। तो उनके लिए सारा फ़िल्म की शूटिंग से लेके सारे अरेंजमेंट थे वो किए। और उस फ़िल्म में भी, उस फ़िल्म का नाम था चक्रव्यूह। उस फ़िल्म में भी मैंने एक इम्पोर्टेंट रोल किया। तो इस तरह ये फ़िल्म की यात्रा चलती रही। जब टीचिंग में आ गया पूरी तरह से, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के साथ मिलके छोटी-मोटी फ़िल्में बनाते गए। तो एक मेरे स्टूडेंट्स ने फ़िल्म बनाई, जिसमें फ़िल्म मतलब वो शॉर्ट फ़िल्म थी, आधे घंटे की फ़िल्म थी, जो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनके ऊपर बनाई, उनकी लाइफ़ के ऊपर बनाई। वो बायोग्राफ़िकल फ़िल्म थी, और उसमें उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जी सर आप इसमें प्रेमचंद का रोल कर लीजिए। तो फिर ये दिल्ली की बात है। तो दिल्ली से मैं स्टूडेंट्स की पूरी टीम को लेके बनारस गया। लमही एक गाँव है जो जहाँ के प्रेमचंद जी थे, उस गाँव में रुक के हमने पूरी शूटिंग की। तो ऑब्वियसली वो प्रेमचंद की लाइफ़ के ऊपर फ़िल्म है, तो मैं उसमें सेंट्रल रोल में हूँ, उसमें मैंने एक्टिंग की। और उसके बाद और अगर आगे फ़िल्मों की बात करूँ, तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया जो अपनी तरह का जी इस देश में पहला प्रोजेक्ट था, जो 2006-2007 के आस-पास मैंने किया, जहाँ पे मैंने एक पूरी फ़ीचर फ़िल्म स्टूडेंट्स के साथ मिलके बनाई। तो वो उसमें एक्चुअली में एक एक तरह से कहिए कि आई वाज़ द की फ़ोर्स जिसने सारा किया, और प्रोड्यूसर के तरह से उसमें काम किया। उसमें करीब 100 स्टूडेंट्स थे, और वो गाँव में जाके उसको शूट किया। मेरठ का वाह एक गाँव है, वहाँ पे हम पूरी टीम को लेके गए, जी वहाँ पे हम 10 दिन तक रुके। गाँव और जाड़ों के दिनों में 10 दिन तक गाँव में रुके, अपने कुछ परिचितों ने, हमारे मित्रों ने सारी व्यवस्था की रहने की, खाने की, और हम लोगों ने पूरी 1-2 घंटे की फ़िल्म शूट की। ठीक है? उस फ़िल्म का नाम है हंता, जो अपनी तरह का उस समय का पहला प्रोजेक्ट जी था, जो हमने फ़िल्म की तरह से शूट किया, जिसमें हमने ट्रॉली का भी इस्तेमाल किया, जिसमें हमने क्रेन का भी इस्तेमाल किया, जिसमें हमने जिमी जिप का भी इस्तेमाल किया। सब तरह के हमने प्रयोग किए, और करीब 1.5 लाख में हमने वो फ़िल्म बना दी। वो पैसा मेरी जेब से ही लगा। तो लेकिन ग्रेट जुनून था तो कर दिया उसको। तो वो फ़िल्म का प्रोजेक्ट किया, और अभी एक लेटेस्ट फ़िल्म की है इधर 2020 जी में ही। वो फ़िल्म है, इट्स अ शॉर्ट फ़िल्म, उसको हमने जी मार्च में बॉम्बे में ही शूट किया था जाके। और उसमें मैं एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। और वो कवर ड्राइव प्रोडक्शंस का जी प्रोडक्शन है, ये नया प्रोडक्शन हाउस है। तो उसमें मैंने जी चूँकि उसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, उसमें जो मेन लीड में हमारे एक्टर हैं, वो हैं रघुवीर यादव। और वो 26/11 के बैकड्रॉप पे उस वाह फ़िल्म को बनाया गया है, एंड इट इज़ येट टू बी रिलीज़। मेरे ख़्याल में बहुत जल्दी आप किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे उस फ़िल्म को देखेंगे। ग्रेट सर ग्रेट एंड आपने मी टू के लिए भी आई थिंक एक प्रोजेक्ट किया था इसके बारे में भी हाँ, जानना चाहेंगे आपसे हाँ, वो एक ये डॉक्यूमेंट्री आपके थी माइंड में इनफैक्ट। कैसे आया सर मी टू के लिए यस
नहीं, जैसे अब स्टूडेंट से लगातार काम करवाना होता है तो नेचुरली आपको आइडियाज के लेवल पे और अदरवाइज ऑल्सो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है। तो उस समय काफी मी टू का मूवमेंट काफी बड़ा हुआ था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। हालांकि थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जब आप बना रहे हैं तो जो सबसे आइडिया के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपके पास विजुअल्स, क्योंकि विजुअल मीडियम में अगर विजुअल्स नहीं है तो आप फिल्म कैसे बनाएंगे। तो मी टू एक ऐसा सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन विजुअल्स के हिसाब से थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट था, क्योंकि सिर्फ जी। बाइट्स ही आप ले सकते थे और सिर्फ बाइट्स के सहारे तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनती नहीं, राइट। और उसके अलावा कुछ दिखाने के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और सफलता मिली। जितने विजुअल्स हो सकते थे वो विजुअल्स हमने काफी हद तक कलेक्ट किए, और उन विजुअल्स को लेके हमने एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना ली। और वो भी काफी काफी उसका प्रदर्शन हुआ है, और अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री एक अच्छे सब्जेक्ट पे बनाने में सफलता मिली। वाओ सर, ग्रेट। और जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहूंगी। सुष्मिता बालाजी, रतीश कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। रफीक जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर अभी आपने पेंडेमिक में जो मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है, भास्कर हम्म। बेचैन एंड हम्म। मिस्टर प्रिंस, तो उसके बारे शार्दुल। में भी जानना चाहेंगे सर। आपने लॉकडाउन में इतना काम किया है, हम्म। बहुत बड़ी बात है सर। एक्चुअली वो बिल्कुल जी। लॉकडाउन की शुरुआत में ही हुआ। उसमें कई महत्वपूर्ण लोग मेरे साथ थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। मैं इसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, और इसमें जी। प्रोड्यूसर मिस्टर अमन साहनी थे। और जो मेरे साथी यहाँ पे हैं जहाँ मैं काम करता हूँ। और इसके अलावा बॉम्बे के एक प्रोड्यूसर थे हैं राज गुप्ता, वो भी उसमें थे। और उसका जो डायरेक्शन किया जी। वो प्रिंस शादवल ने किया। तो प्रिंस शादवल भी एक बडिंग फिल्म मेकर्स हैं जो बॉम्बे बेस्ड हैं। तो ये सारी चीजें हुई, हमने मार्च में ही शूट किया। और हम लोग जी। शूट करके दिल्ली आए हैं, 10-15 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया। तो लकीली हम उसको बहुत टाइमली शूट कर पाए, लेकिन उसका पोस्ट प्रोडक्शन फंस गया। जो पोस्ट प्रोडक्शन अब जब लॉकडाउन खुला है तो उसके बाद जाके पूरा हुआ है। और उसकी सफलता का श्रेय जितने लोगों का मैंने नाम लिया उन सभी को है, और खास तौर से रघुवीर यादव को, क्योंकि वो इतने बड़े एक्टर हैं और फिर भी वो उसमें काम करने को तैयार हुए, जी। एंड ही ऑल्सो एंजॉय वर्किंग दैट। और उनको काफी मजा आया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत ही मतलब हमारी हेल्प की और उसको पूरी फिल्म को पूरा करवाया। और इवन मैं ये भी कहूंगा, वाह सर। लॉकडाउन के और बाद जब हमारे लॉकडाउन जी। लॉकडाउन पूरा खुला भी नहीं था तो फिर डबिंग की समस्या थी। क्योंकि स्टूडियोज खुले नहीं थे और उनकी एज ज्यादा है, तो वो स्टूडियो जाने के लिए नहीं तैयार थे। तो उनकी फिर हमने डबिंग उनके घर पे जाके और उसको पूरा किया, और फिल्म को पूरा किया जाके। और उसमें एक वाह और सर, भी मैं नाम ग्रेट। लेना चाहूंगा। एक नाम और भी लेना चाहूंगा, जैसे जी। हमारा मुख्य रोल तो उसमें रणवीर यादव ने किया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण किरदार था जो चितरंजन गिरी ने किया। चितरंजन गिरी एनएसडी के पास आउट हैं, बनारस के हैं, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, मतलब फुल फर्स्ट लीड में फिल्में की हैं। अभी भी उनकी एक कोई बड़ी फिल्म आ रही है। तो जी। उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, और उन्होंने काफी सहयोग किया उस फिल्म के निर्माण में। वाह जी। सर। और हमारे साथ सर राकेश रौनक सिंह जी जुड़े हैं, संजय अमरनाथ हाँ। शर्मा जी जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सर आपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया है, हम्म। CIFFI एंड हम्म। CIFF, उसके बारे में जानना हम्म। चाहेंगे सर, उसका जो आपका अ, एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो, हर फील्ड में आपने इतना अच्छे से काम किया है। सैल्यूट करूंगी सर, आपको सैल्यूट टू यू। और हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज आपसे, ये बहुत बड़ी बात है थैंक सर। यू। आपने जिस जो तरह से काम किया है, एंड हर फील्ड में आपने काम किया है, तो हमें भी इसी तरह से काम करना चाहिए। और आप नहीं, बिल्कुल इंस्पिरेशन बिल्कुल। हो हम सभी के अ, लिए, तो जी। तो ये इसके नहीं बारे आपने में पूछा जानना ना, चाहेंगे सर।
हाँ, सिफी के बारे में। ये है सिनेस्टा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, CIFFI, तो हम शॉर्ट में इसको सिफी कहते हैं। तो ये आइडिया यस। 2018 में आया था कि हम एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल करें। हालांकि उससे पहले भी मैं एक फिल्म फेस्टिवल कर चुका था, सिनेफाइल फिल्म फेस्टिवल 2015 में। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गैप था। फिर यहाँ जब मैं जिस इंस्टीट्यूशन में मैं अभी काम कर रहा हूँ, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, जी। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो गुरु जी। गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बड़ा फेस्टिवल किया जाए, तो इस फेस्टिवल की हमने एक कल्पना की, और एक 4 दिन का फेस्टिवल हमने 2019 में किया, अप्रैल के महीने में। और ये जो फेस्टिवल था, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल था इन द सेंस कि एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, डीकिन यूनिवर्सिटी, जो मेलबर्न में है। तो हमने उनके साथ मिलके इस फेस्टिवल को किया, और हमारे पास दुनिया भर की फिल्में आई, और बहुत ही बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े, और निस्वार्थ जुड़े, बिना किसी मतलब मॉनिटरी किसी उसके जुड़े। और उसमें सबसे प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा तिग्मांशु धूलिया का। तिग्मांशु धूलिया सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े जी। फिल्म मेकर हैं। लेकिन मेरे मित्र हैं, तो वो मेरे लिए तैयार रहते हैं जब भी मुझे जरूरत होती है। तो वो आए, बॉम्बे से दिल्ली आए, फेस्टिवल में रहे, और हमने एक नया स्टूडियो बनाया था, उसका उद्घाटन भी किया, हमारे वैलिडिटी फंक्शन में रहे, और जो भी प्राइज विनर्स थे उनको उन्होंने अवार्ड्स भी दिए। इसके अलावा एक और बहुत ही राइजिंग एक्टर हैं, वो भी उसमें थे। तो वो थे। इसके अलावा काफी बहुत सारे लोग, ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर्स आए उसमें, ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर्स भी उसमें हमारे साथ जुड़े। और उसके अलावा इजराइल के फिल्म मेकर थे, ये अमेरिका से लोग आए। और चूंकि अब वो कोरोना का समय तो था नहीं, तो उस समय सब लोग फिजिकल स्पेस में ही हमने किया, फिजिकल यस। स्पेस में ही आए सब। एवरीबॉडी ट्रेवल डाउन टू दिल्ली एंड वाज देयर फॉर, एंड रवि वासवानी थे, जो बहुत ही पुराने फिल्म मेकर हैं, बहुत पुराने फिल्म मेकर हैं। तो सॉरी, विवेक वासवानी थे। तो विवेक वासवानी भी उसमें थे, और वो 2-3 दिन जी। तक रुके, उन्होंने वहाँ पे वर्कशॉप भी ली। तो इस तरह से हमारा पहला एडिशन हुआ। दूसरा एडिशन हम करना चाहते थे 2020 में, इस साल, लेकिन इस साल तो आपको सबको ही पता है हमें कि क्या हुआ। लेकिन फिर भी मैंने ये तय किया कि हम यस। ड्रॉप नहीं करेंगे अपना फेस्टिवल। तो हमने प्लान किया, इसको हाइब्रिड मोड में प्लान किया, सितंबर में प्लान किया, और दिसंबर में हमने इसको किया। और ये 7 दिन का फेस्टिवल था, 17 से 21 तक। ये 7 दिन का फेस्टिवल था, सॉरी, 15 से 21 तक 7 दिन का फेस्टिवल था। और ये बहुत ही मैसिव स्केल पे हुआ, जी। हमारा करीब 84 आवर्स का फेस्टिवल था, जिसमें हमारी रोज 6 घंटे की फिर, और दो, नॉर्मली क्या है, जैसे हम लोग भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया की अपनी सीमाएं हैं। हम फिजिकल स्पेस में जिस तरह से कर सकते हैं यस। नहीं कर सकते। फिजिकल स्पेस में अगर हम कर रहे हैं, तो 2 ऑडिटोरियम में फिल्म चल रही है, तीसरे वेन्यू पे हमारा सेमिनार चल रहा है, कई कई चीजें हम साथ में कर सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया में बहुत बड़ी समस्या है, बट हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया। मेरी टीम बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे लोग हैं, ऋतिक घोष है मेरे साथ, उन्होंने, वो बहुत ही टेक्नोलॉजी में तेज है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा हम साइमल्टेनियसली 2 प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। तो हमने लाइव ब्रॉडकास्टिंग की 2 प्लेटफॉर्म पे एक साथ, और एक प्लेटफॉर्म पे हमारी जी। फिल्म स्क्रीनिंग चल रही थी, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारे पैनल डिस्कशंस हैं, मास्टर क्लासेस हैं, और वर्कशॉप्स हैं, वो सारी चलती रही। और ये हम सुबह 9:30 बजे शुरू करते थे, और रोज 5 बजे तक ये चलता था। और 7 दिन तक हमने इसको चलाया, सक्सेसफुली चलाया, जबकि ऑनलाइन में और भी प्रॉब्लम्स है, इंटरनेट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को भी हमने यस। फेस यस। किया। राइट। वो बैंडविड्थ उसने अरेंज की, अलग से खर्चा किया उतना इंटरनेट के लिए, और वो सारा हम कर पाए। और हमने उसको बहुत ही मैसिव स्केल पे किया। इस फेस्टिवल के भी जो हमारे फेस्टिवल डायरेक्टर थे, वो तिग्मांशु धूलिया थे। और चूंकि ऑनलाइन था, ऑनलाइन का हमने फायदा उठाया। ऑनलाइन का फायदा ये हुआ कि यस। हमारे साथ दुनिया भर के लोग जुड़ गए। हमारे 6 सेशन तो ऑस्ट्रेलिया से हुए, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए लोगों ने जी। हमारे लिए वो सेशन किए।
तो ऑस्ट्रेलिया से सेशन हुए, और उन सेशन में भी हमारे जो एक्सपर्ट थे या जो गेस्ट थे, वो कनाडा से जुड़े, साउथ अफ्रीका से जुड़े, ग्रीस से जुड़े, अमेरिका से जुड़े, ब्रिटेन से जुड़े। तो बिल्कुल सही मायने में एक बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कोरोना अच्छी चीज है, लेकिन जो कोरोना के समय में भी जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो काम हमने करने की कोशिश की और कर ली। और जो हमने फिल्म राइट फेस्टिवल सर, किया, राइट। उसमें उसमें बहुत मैंने कुछ जैसे किया है आप कोविड ने। यस। फिल्म फेस्टिवल के बारे में मैं एक दो लाइनें और बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने ऋतिक घोष का नाम लिया जिन्होंने ये सब जी किया। जी इसके अलावा हमारे साथ, क्योंकि टीम मैंने कहा ना बहुत ही अच्छी थी, सुमंत्रा सारथी दास थे, सचिन नायर थे, जो टेक्निकली बड़ी साउंड टीम है। और हमने हाइब्रिड किया, बाइंडेड, सिर्फ ऑनलाइन नहीं किया, हाइब्रिड किया। हमारे पास, हमारे जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन है, हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जो मैंने बनवाया है यहाँ पे। और बड़ी स्प्लेंडेड स्टूडियो जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने कुछ सेशन उस स्टूडियो में किए। तो जूम पे सेशन, जूम जी पे जी। चल रहा था, लेकिन हमने एक मल्टी कैम सेटअप लगाया, और उस मल्टी कैम सेटअप के थ्रू हमने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की। तो सिर्फ ऑनलाइन नहीं था, बल्कि हमने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी बहुत सारे सेशंस किए। वाओ सर, ग्रेट। एंड जो हमारे साथ एंकर किशन ठाकुर जी जुड़े हैं, अ, जो बहुत अच्छे एंकर है, हिमाचल प्रदेश के हैं हमारे। और शामोली सिंह जी, राकेश रौनक और ऋषिकेश करण जी जुड़े हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच हम्म। एवरीवन, जो भी हमारे साथ सर, आप जो हमारा सेशन हो, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। आपने मीडिया में भी काम किया है, एज अ टीचर भी आपने काम किया है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर, क्योंकि जो आजकल हम्म। का मीडिया है सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल होता जा रहा है। तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने एज जर्नलिस्ट काम किया, लंबे समय तक काम किया है, वो मेरा मेन प्रोफेशन था। मेन प्रोफेशन से मतलब है कि जो ब्रेड एंड जी बटर थी वो थिएटर तो शौकिया होता था, थिएटर में पैसा जाता था, और जर्नलिज्म से कमाता था मैं। जी तो जर्नलिज्म मैंने फुल टाइम किया है, मतलब जी मैंने कई बड़े ग्रुप्स में काम किया है। अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप में काम किया है, जो यूपी में, उसका नाम नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका था। इसके अलावा मैंने द पाइनियर में काम किया है, और फिर दिल्ली में आके अखबारों में काम किया है, और मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया। एडिटोरियल में, मतलब न्यूज जी रूम में काम किया एज एडिटर। इसके अलावा मैंने रिपोर्टिंग भी काफी हद तक की है, और बड़े स्केल तक रिपोर्टिंग की है। वो जमाना थोड़ा सा डिफरेंट था, आज की तरह का नहीं था। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने, मतलब जो हमारे दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भी काफी हद तक कवर किया है। वीपी सिंह को मैंने, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको मैंने काफी कवर किया है एज ए जी जर्नलिस्ट। चंद्रशेखर हैं, उनको मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर काफी हद तक कवर किया है। राजीव गांधी को कवर किया है। तो एज ए जी जर्नलिस्ट, मतलब काफी बड़े बड़े असाइनमेंट मैंने किए हैं। बड़े इलेक्शंस कवर किए मैंने, करीब 5 इलेक्शंस कवर किए, 5 बड़े इलेक्शंस कवर किए हैं। और बाई इलेक्शंस में इलाहाबाद का बाई इलेक्शन था, जी जब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से एमपी हुआ करते थे, 84 के इलेक्शन में वो जीते थे। उसको भी, उस इलेक्शन को भी मैंने कुछ हद तक कवर किया है, जब 1984 में अमिताभ बच्चन वाह। इलेक्शन लड़ने इलाहाबाद गए थे। जी और उसके बाद जब 1988 में अमिताभ बच्चन ने रिजाइन कर दिया, वो सीट खाली हो गई, और इलाहाबाद से बाय इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ। उस चुनाव में सुनील शास्त्री खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से, और जॉइंट अपोजिशन के कैंडिडेट थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। उस इलेक्शन को कवर किया है, जो कि जी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा उपचुनाव माना जाता है। उसको भी मैंने कवर किया है। दो दो मैंने कुंभ कवर किए हैं इलाहाबाद में। तो इस तरह काफी मौका मिला रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में रह के काफी काम करने का। और अखबारों में ज्यादा मैंने काम किया। इसके अलावा जहां तक टेलीविजन की बात है, जिस समय में विनोद दुआ, जो इस देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, विनोद दुआ ने अपना एक टीम बनाई थी, अपना ग्रुप बनाया जी था। और वो दूरदर्शन पे एक मैगजीन करते थे, जिसे हम कहेंगे टीवी मैगजीन तैयार करते थे न्यूज की।
वो ज़माना था कि उस ज़माने में ज़्यादा जी न्यूज़ बुलेटिन होते नहीं थे, दूरदर्शन में ही बुलेटिन होते थे, प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो कई जो जो जर्नलिस्ट थे बड़े, जी वो अपना प्रोग्राम बनाते थे। तो विनोद दुआ अपना एक प्रोग्राम बनाते थे परख। उस समय 2 ही प्रोग्राम दूरदर्शन पे जी। सबसे ज़्यादा देखे जाते थे, एक परख और एक सुरभि, 2 ही प्रोग्राम चलते थे दूरदर्शन पे। तो परख में मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया और उनके लिए काफी सारी स्टोरीज मैंने कवर की। तो इस तरह से मैं टीवी जर्नलिज्म के साथ जुड़ा। बाद में उस तरह से सक्रिय पत्रकारिता टीवी पे नहीं हुई, लेकिन फिर भी टीवी चैनल्स के साथ में एजुकेशन में होते हुए भी जुड़ा। जैसे न्यूज 24 का एक इंस्टीट्यूट है आईजूम्स, उनके साथ में जुड़ा। तो न्यूज 24 ग्रुप में ही मैंने 1 साल तक काम किया। उसके बाद अभी 2 साल पहले तक मैं जी ग्रुप में काम कर रहा था। तो उनका मैं एजुकेशन और ट्रेनिंग देख रहा था, और मैं जो जर्नलिस्ट वहाँ काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो इस तरह से टीवी वाह। जर्नलिज्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मेरा संबंध बना रहा। तो ये मुख्य रूप से जो मैं जैसे कह रहा था, तो ये जर्नलिज्म में इतना सारा काम किया। रेडियो में भी मैंने जो अगर हम जर्नलिज्म की तरह से बात करें, तो रेडियो में भी मैं लगभग ये समझ लीजिए कि ऑल इंडिया रेडियो में मैं करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ एज जर्नलिस्ट, नॉट एज ए फुल टाइम बट एज ए पार्ट टाइम। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वहां पर न्यूज रीडर कम एंकर हूँ। तो मैं वहाँ प्रोग्राम्स एंकर करता हूँ, और एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जो मैं वहाँ एंकर करता हूँ, जिसका नाम है मार्केट मंत्रा। ये प्रोग्राम जी 2001 में शुरू हुआ था। 2001 में, अगर आपको पता हो, 2001 में ऑल इंडिया रेडियो ने एक नया चैनल शुरू किया था, जिसको हम आज AIR FM गोल्ड के नाम से जानते हैं। ये 15 सितंबर यस 2001 को यस। शुरू हुआ था। है, और उसके बाद उसमें एक जी आधे घंटे का प्रोग्राम शुरू हुआ, जो बिजनेस और इकोनॉमी के ऊपर प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का नाम है मार्केट मंत्रा। उसमें मैं तब से अब तक लगातार एंकरिंग कर रहा हूँ। तो 2001 से 2021 आ गया। मैं 20 साल से एक ही प्रोग्राम को एंकर कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम शाम को 6:30 से 7 बजे तक सैल्यूट टू आता है। यू सर। ये थोड़ा गंभीर प्रोग्राम है। ये वाह मतलब सर। बिजनेस जी और जी। इकोनॉमी के ऊपर प्रोग्राम है, ये गंभीर प्रोग्राम है। और ये ऑल इंडिया रेडियो के बेस्ट रेटेड प्रोग्राम्स में इसकी गिनती होती है। और ये इसकी जो लिसनरशिप है वो एक जगह तक सीमित नहीं है। ये हमारा चूंकि इंटरैक्टिव प्रोग्राम है और हम इसमें फोन कॉल्स भी लेते हैं, तो पौंडीचेरी से लेके अरुणाचल तक इसकी लिसनरशिप है, पैन इंडिया लिसनरशिप है। आज के जमाने में इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत कम है, और बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। और उसको मैं लगातार अभी तक कर रहा हूँ, इस समय भी करता हूँ। सैल्यूट टू यू सर। और मैं तो बहुत ही लकी फील कर रही हूँ सर, आप को सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। आपने चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। ये सारा ज्यादातर मेरा ट्रेवल जो है वो एजुकेशन के पर्पज से ही हुआ है। और चूंकि मैं एजुकेशन में फुल टाइम आ गया, और अब मुझे लगभग भी 21-22 साल हो रहे हैं एजुकेशन में। तो करीब मैंने 17-18 साल फुल टाइम जर्नलिज्म किया, और उसके बाद करीब 22 साल से मैं फुल जी टाइम मीडिया टीचिंग में हूँ। तो मैं टीचिंग में सिर्फ ऐसे नॉर्मली लोग समझते हैं उस तरह से टीचिंग में नहीं हूँ कि आप क्लास में गए और पढ़ा लिया। मैं उसके अलावा बहुत सारा लिखने पढ़ने का काम बहुत करता हूँ। तो मैं लगातार लिखता रहता हूँ। तो तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दुनिया में, तो उन कॉन्फ्रेंसेस में यस। पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उससे दो काम हो जाते हैं। एक तो जो मैंने लिखा तो मैं वो प्रेजेंट करता हूँ जाके, पेपर्स वगैरह। और जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, जो पढ़ने लिखने वालों की कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, उनसे आपको मिलने का और बात करने का मौका मिलता है। और उसके अलावा जब भी आप किसी नए देश में, नई जगह कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो उस देश को देखने का मौका भी मिलता है। तो पहले तो मैं 2007 में चाइना गया था।
चाइना ने एक पूरा जो प्रोग्राम था वो ये था कि जो इंडिया में एजुकेशन के लोग हैं बड़े बड़े, उनका एक डेलीगेशन गया था जिसमें कई वाइस चांसलर भी थे, प्रिंसिपल्स भी थे। तो उस डेलीगेशन में मैं गया था चाइना। उसके बाद एक मीडिया के अंदर एक बड़ी संस्था है दुनिया की जिसका नाम है IAMCR, सो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर दिस मीडिया रिसर्च। तो उसका मैं मेंबर जी हूँ। तो उनकी कॉन्फ्रेंसेस में मैं हर साल जाता हूँ। तो उसमें फिर यूएस भी गया, यूरोप में उन कॉन्फ्रेंस थी अभी 2019 में, मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस थी उसमें गया। इसके अलावा एक दुनिया में बहुत बड़ी बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड जर्नलिज्म एजुकेशन काउंसिल। तो जी मैं उनकी कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मानी जाती है दुनिया की। तो उनकी कॉन्फ्रेंस फ्रांस में पेरिस में हुई थी। तो उसमें उनका एक अलग से, मतलब उसमें पेपर तो मैंने प्रेजेंट नहीं किया, एक अलग से उनका सेशन होता है जिसमें वो हर कॉन्टिनेंट से एक या दो लोगों को चुनते हैं और उनको प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। पहले वो मांगते हैं, उसका प्रोग्राम का नाम है इग्नाइट। तो इग्नाइट प्रोग्राम में वो आपसे मांगते हैं कि अगर आपने जर्नलिज्म एजुकेशन में कोई नया काम किया है, कोई नई चीज की है, तो आप हमें भेज के लिखिए। अगर हमें पसंद आएगा तो हम अप्रूव करेंगे और देन हम आपको इनवाइट करेंगे। तो मैंने उसके लिए जी भेजा था। तो पूरे एशिया से उन्होंने मुझे उसमें चूज किया। तो सिर्फ पूरी दुनिया से 6 लोग थे जिनको उसमें मौका मिला प्रेजेंटेशन करने का। तो वहां पे फिर मैंने पेरिस में जाके उसका प्रेजेंटेशन किया। इसके अलावा दुबई में एक कॉन्फ्रेंस में भी गया। तो और फिर जब जाता हूँ तो आसपास, जैसे जब गया तो जब स्पेन गया तो फिर पुर्तगाल भी घूम लिया। तो इस तरह से काफी, दुनिया को घूमने से अच्छा, अच्छी तो कोई चीज होती नहीं दुनिया में। तो यस वो यस सब मैंने किया। और हालांकि चूंकि वाह मेरी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर सुष्मिता वाला, वो भी मीडिया एजुकेशन में है। तो इसलिए हम दोनों ही जाते हैं, अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं और घूम के आते हैं। तो वो मैड्रिड वाली कॉन्फ्रेंस में भी मेरे साथ थी और पेरिस वाली कॉन्फ्रेंस में भी मेरे साथ थी। तो उनका भी काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है जो भी काम मैंने किया उसमें। ग्रेट सर ग्रेट और सच में सर मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आ, आप इतने टैलेंटेड हो जो हमें सीखने को मिल रहा है सर। ये मैं लास्ट में थैंक पूछूंगी सर। और अभी आपने बुक भी पब्लिश की है, उसके बारे में यू। भी जानना चाहेंगे सर। हाँ, किताबें तो संख्या की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी हो गई हैं। लेकिन जो जी मैंने सबसे महत्वपूर्ण किताब लगी है, जो मुझे भी लगता है कि मैंने एज ऑथर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। तो ये जर्नलिज्म के ऊपर किताब है और ये मैंने 2007 में शायद लिखी थी। उसके 2 एडिशंस आ चुके हैं। और इस देश की कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है जहाँ की लाइब्रेरी में वो किताब ना हो। और जो भी स्टूडेंट जर्नलिज्म पढ़ते हैं उनके लिए ये बिल्कुल मस्ट बुक है। सारे लोग पढ़ते हैं। तो मतलब जी मुझे मीडिया एजुकेशन में या जर्नलिज्म एजुकेशन में जितने स्टूडेंट्स जानते हैं वो नाम से सारे लोग जानते हैं, देश भर के स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि वो मेरी किताब पढ़ते हैं। तो वो एक बड़ी किताब थी। उसके बाद फिर मैंने रेडियो के ऊपर एक किताब लिखी है, जिसका जी नाम है कि रेडियो इन न्यू अवतार AM टू FM। तो ये 2010 या 11 में मेरी बुक आई थी, जो भी काफी महत्वपूर्ण बुक है। लेकिन जो सबसे पहले मैंने किताब लिखी थी वो 2002 में लिखी थी। वो राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर है। आपको पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है यस हमारे यस देश में। और जो कानून बना राइट टू इंफॉर्मेशन का, जो अभी हमारे देश में लागू है, वो 2005 में बना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। लेकिन मैंने उससे पहले किताब लिख दी थी 2002 में, राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये सारी किताबें, इसके अलावा एडिट बहुत सारी किताबें की हैं, वो तो लंबी लिस्ट है। तो वो होते होते वो 40 के आसपास किताबें की संख्या पहुंच रही है। तो वो बढ़ती जाती है। हालांकि अभी भी काफी कुछ लिखने के लिए है, जो समय ना होने की वजह से नहीं लिख पाता, क्योंकि मैं सामान्य तौर पर 16-17 घंटे रोज काम करता हूँ। लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं होता, काम पेंडिंग ही बना रहता है। तो अभी
योजना है कुछ किताबें और लिखने की, देखिए जब टाइम मिलेगा, जैसे ही टाइम मिलता है उस काम को पूरा करना। सर, मेरे पास तो वर्ड नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आज आपसे इतना कुछ सीखा है सर। आप किस तरह से मैनेज कर पाते हो ये सभी, क्योंकि आप जर्नलिज्म में भी हो एंड एक्टर, डायरेक्टर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि जो आज की न्यू जनरेशन है वो इतना टाइम नहीं दे पाती, और नहीं आप आज की तो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन हो सर। नहीं नहीं, सबके देखिए काम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, आपके जज्बा होना चाहिए काम करने का। ठीक है, एक एक जुनून होना चाहिए जी। काम करने का। तो फिर आपके रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी आपके रास्ते में, ना तो पैसे की कोई बाधा होगी, ना टाइम की बाधा होगी। अगर आपकी काम करने की इच्छा है, तो सबसे बड़ी चीज है कि विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर काम करने की इच्छा है तो आप करते जाएंगे, रास्ते बनते जाएंगे। बस यही हो सकता है, जो काम आपने आज प्लान किया और आपने 10 काम किए, तो 4 काम हुए, 4 रह गए, तो 4 अगले साल हो जाएंगे, फिर 4 रह गए, वो उसके आगे हो जाएंगे। लेकिन होते चले जाएंगे, धीरे धीरे सभी कुछ होगा। तो आपको वो उस डेडिकेशन, उस कमिटमेंट के साथ काम करना होगा, और वो अंदर से आएगा, किसी के कहने से कोई काम नहीं करता। यंगर जनरेशन तो राइट। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि भविष्य तो यंगर जनरेशन के ही हाथ में है। ये तो दुनिया इसी जी। तरह से चलती है कि जिसकी एज बढ़ती जाती है वो दुनिया से जाता जाता है, और नए लोग जगह लेते जाते हैं। तो यंगर जनरेशन को काम तो करनी ही है। अगर वो आज समझ लेंगे तो आज करेंगे, देर करेंगे तो उन्हें कल करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको राइट सर। अपनी लाइफ को भी आगे ले जाना है, सोसाइटी को भी आपको कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी के लिए भी काम करना है, देश के लिए भी काम करना है, अपने लिए भी काम करना है। तो काम न करने का कोई रास्ता है नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो और करते हैं, तो जैसे अब आई मीन पीपल लाइक यू आर वर्किंग, तो ये भी तो एक उदाहरण है कि यंगर जनरेशन अच्छा काम कर रही है। तो यंगर जनरेशन के लिहाज से तो यू कुड बी ए ट्रेंड सेटर फॉर द यंग पीपल, कि जब रिट्स कर सकती है तो फिर दूसरा कोई क्यों नहीं कर सकता काम, वो तो कर सकते हैं। यस यस। राइट सर, थैंक यू सो मच। और सर, और क्या करते हो आप जो हमें पता नहीं है, आपका जो प्रोफेशनल, तो हमें पता चल गया, और क्या क्या करते हो सर, आपकी मैं हॉबीज क्या नहीं, क्या है मेरा इसके तो, अलावा? हाँ, मेरा जो जो कुछ भी है वो एक ही चीज पे सेंटर्ड है, कि मैं पढ़ाई लिखाई बहुत करता हूँ। जी। और मेरी जो सबसे खास चीज है कि मैं ऑल द टाइम, राउंड द क्लॉक, 24 घंटे मैं अपडेट रहता हूँ। आई एम ए वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। मुझसे आप दुनिया की कोई भी वाह। चीज किसी भी समय पूछ सकते हैं। अभी दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। मतलब मिनट टू मिनट मेरे पास इंफॉर्मेशन रहती है, और वो मेरा एक, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इंक्विजिटिवनेस है, उत्सुकता जिसे हम कहते हैं, या जिसे जानने की इच्छा कहते हैं। तो जो मेरी जानने की इच्छा है वो बहुत तीव्र है। मैं हर चीज जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो जो मुझे नहीं पता हो। तो उस जानने की इच्छा के चक्कर में मुझे सब पता होता है। आप मुझसे पॉलिटिकल कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे इकोनॉमिकली कुछ पूछ सकते हैं, आप मुझसे फिल्म के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मुझे दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, जियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स के, जो आपको पूछना है आप पूछ लीजिए। दुनिया की जो चीज आपको लगती है कि आपको जानना चाहिए, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको इंस्टेंट जवाब दे दूंगा। तो इसीलिए स्टूडेंट तरह तरह के मेरे नाम रख वाह देते सर। हैं, किसी ने कोई कोई मेरा नाम गूगल रख देता है, कोई एनसाइक्लोपीडिया रख देता है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी जिस समय जो भी पूछेंगे मैं तुरंत उनको जवाब दे सकता हूँ उस चीज का। तो वो मेरा मेजर इंटरेस्ट है, वो मेरा मेजर इंटरेस्ट है, और उसमें मुझे मजा वाह आता है, सर। उसमें कोई भार नहीं है, उसमें कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो और फिर शेयर करना, देखिए टीचिंग में भी सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या है, आप शेयर करते हैं। जी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ कि सब लोग एक दूसरे से शेयर करना सीखो। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने फिर किसी और को बता दिया। तो ये जो तरीका है, ये नॉलेज को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है।
क्योंकि सब लोग सब चीज नहीं पढ़ सकते। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। तो आज के समय में जो एजुकेशन का सिस्टम है, द सिस्टम इन विच आई बिलीव, इट्स राइट। कंप्लीटली बेस्ड ऑन शेयरिंग एंड एक्सचेंज। तो सबको इस प्रोसेस, तो मैं राइट। इस प्रोसेस में हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी किसी के लिए कुछ करता हूँ, तो उसका जो फायदा या भला होगा वो अपनी जगह है। पहला जो है, मुझे कंटेंटमेंट होता है, मुझे संतोष होता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। इसलिए मैं सबके लिए सब कुछ करता रहता हूँ। और आज की तारीख में अगर मैं देखूं, तो जर्नलिज्म की अगर आप बात करिए, कोई ऐसा न्यूज़पेपर या चैनल नहीं होगा इस देश का जहां पर मेरे साथ के लोग या मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट्स ना हो। कोई मीडिया कॉलेजेस की बात करें तो कम से कम 60-70 मीडिया टीचर्स जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वो मेरे पढ़ाए हुए, मेरे ग्रूम किए हुए हैं। तो मतलब है, आप देखिए कुछ भी जी। करते हैं, हर एक को करना क्या चाहिए, जब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे, यू शुड फील हैप्पी। आप जो भी काम कर रहे हैं, अल्टीमेट ये है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप यू आर फीलिंग हैप्पी। और जब आप ये कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जितना अपने लिए कर रहे हैं उतना सोसाइटी के लिए भी करें। क्योंकि हर एक आदमी जब जाएगा, तो जाने के राइट। बाद वो क्या छोड़ के जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करके उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो अच्छा काम करेंगे, फिर वो और नए अच्छे लोगों को तैयार यस। करेंगे। तो इस तरह से हम एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बनाने में सफल हो सकते राइट सर। और सर ये जो मेरे मन की बात कही है सर आपने, हैं। क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। और जो आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही है सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे पास तो सच में वर्ड नहीं है सर। मैं बहुत ही लकी पर्सन हूँ जो आप मेरे शो में आए हैं। और सर जो एक्टर एक्टिंग लाइन में आना चाहता है, एक्टिंग के लिए हम्म। थिएटर करना कितना जरूरी होता है सर? देखिए, एक्टिंग कोई सीधा रास्ता नहीं है। देखिए, फिल्मों का तो सभी जानते हैं, कोई एक ये नहीं है कि आप ऐसा जी। करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्रिएटिव फील्ड है। क्रिएटिव फील्ड्स में क्या होता है, और क्रिएटिव फील्ड्स और खास तौर से ऐसी फील्ड्स जो पूरी तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़ाई कर ली तो ये हो गया। तो ओपन फील्ड्स है, इसमें आप एज यस। एक्टर अपने को जितना तैयार कर सकते हैं। और ये बात सच है कि अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। इसीलिए जर्नलिज्म में हम ये मानते हैं कि अब भाई इतना एजुकेशन ट्रेनिंग हो गई है कि आपके पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि टैलेंट हो यस। सकता है किसी के पास, पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन उसकी ग्रूमिंग कैसे होगी? ग्रूमिंग के लिए ट्रेनिंग राइट। बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जर्नलिज्म में भी बहुत जरूरी है, एक्टिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी यंग आदमी एक्टिंग करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में उसको सीखना चाहिए, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन से उसको सीखने से, या मैंने जी। जैसे बताया आपको, मैंने जो रास्ता अपनाया कि आपने वर्कशॉप्स कुछ अटेंड कर ली, आपने 10 वर्कशॉप्स अटेंड कर ली अच्छे लोगों की, तो आपका एक ट्रेनिंग होगी। लेकिन ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आप एक्टिंग चाहे थिएटर पे करें, चाहे एक्टिंग फिल्मों में करें, वो ट्रेनिंग से आपको क्या आएगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा, आएगा, आप में आत्मविश्वास आएगा, आप में थोड़ी काम में आपके थोड़ी डेप्थ आएगी, और आप औरों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा काम कर पाएंगे। जी। राइट सर। और सर जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर आपसे मिलकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सर अभी जो ये किसान का जो ये मुद्दा चला हुआ है, वो कुछ पॉलिटिकल होता जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा मानता नहीं। ये एक ह्यूमन मुद्दा है, जी। ये एक मानवीय मुद्दा है। इस देश में 135 लाख की जनसंख्या है, जिसमें करीब 70 जी। से 75 लाख किसान हैं। तो इतनी बड़ी संख्या इस देश में किसानों की है। और दुर्भाग्य से इंडिपेंडेंस से लेके आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है तो किसानों ने किया है। यस। हम राइट। शहर में रहने वाले लोग पूरी लाइफ एंजॉय करते हैं। हमें यस। रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, महंगे से महंगा सामान खरीद लेंगे। हमें ये पता ही नहीं कि हम जो ये खा रहे हैं और जो चीजें एंजॉय कर रहे हैं, वो किसी ने कितनी मेहनत से कमाई है।
उगाई है। और जब वो राइट। मेहनत करता है किसान, उसके पास तो ये पता भी नहीं होता कि कभी बाढ़ आएगी, कभी तूफान आएगा और उसकी फसल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो किसी भी सरकार को किसानों के लिए इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद हो। जी। और देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। कम से कम अगर कोई भी ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस सुननी चाहिए। और किसान ने, आप देखिए ना, किसान कितनी आत्महत्याएं करते हैं। और कोई एक राइट। राज्य नहीं, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए कितने किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। बुंदेलखंड में देखिए जी। कितने किसान आत्महत्या करते हैं। तो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। यस। कोई शौकिया तो आत्महत्या करेगा नहीं। तो अगर हर राइट साल सर। सैकड़ों किसान पूरे देश में आत्महत्या करते हैं, इसका मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसका सलूशन करना चाहिए, मैं यही समझता हूँ। जी, जी। और सर आप मीडिया में काम करते हो तो मीडिया में कितने चेंजेस आए हैं? क्योंकि आप आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हम्म। है मीडिया में, तो कितने मीडिया तो चेंजेस पूरे, आए हैं? नहीं नहीं, जी। सारे ही चेंजेस हैं। अब वो जिस जमाने में मैं जर्नलिज्म करता था वो वाला मीडिया तो अब रहा नहीं। अब यस, यस। मीडिया, जो आपने कहा वो सही है, पॉलिटिकल ड्रिवन, मतलब वो पॉलिटिकली हुँ, ड्रिवन नहीं, इसके लिए बेटर वर्ड जी। है, वो है पॉलिटिकली अलाइंड है। इसको हम सही टर्म है कि आज का मीडिया यस, पॉलिटिकली अलाइंड है, पॉलिटिक्स की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि आज का जो मीडिया है वो साइड्स बहुत लेने लगा है। साइड्स मतलब हम एक साइड, एक पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मीडिया का बेसिक काम है, जो ना पहले जो था वही आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो काम है कि जी। आपको लोगों को सूचनाएं देनी है। इससे ज्यादा अगर कुछ है, लोगों को ओपिनियन बनाने में मदद करनी है। लेकिन मीडिया यस, को अपनी ओपिनियन लोगों के ऊपर थोपना नहीं है। लेकिन सूचनाएं भी पीछे चली गई, क्योंकि सूचनाएं भी गलत दी जा रही हैं। ओपिनियन बनाने में यस, मदद भी नहीं हो रही है। मीडिया अपनी ओपिनियन लोगों के ऊपर आरोपित कर देता है, थोप देता है। तो जो ये काम मीडिया कर रहा है वो मेरी दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक्चुअली मीडिया है क्या? आज का जो मीडिया है, इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव मीडिया। ये पूंजी आधारित मीडिया है। जिसके पास पैसा है उसके पास टेलीविजन चैनल है, उसके पास न्यूज़पेपर है। और तो ये बेसिकली मीडिया है नहीं, ये पैसे वालों का सारा गेम है। और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिस तरह का हमारे देश में हो रहा है, तो उस क्रोनी कैपिटलिज्म में जहाँ पॉलिटिशियंस हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ मीडिया भी उसका एक ऑपरेटर्स बन गया है, उसका एक पार्टनर बन गया है, जो किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम फॉलो करते हैं तो थोड़ा-सा लगता है कि अगर सही, क्योंकि मीडिया को आई थिंक है, तो लेकिन वो मीडिया नहीं रहा है, जो हम देखते आ रहे हैं। तो ये बहुत वो देख वो हमारे सारी लिए सारी क्या कह सकते हैं सर? देखिए, यस। सारी प्रॉब्लम जो है वो पैसे के साथ है। पैसे जितने अच्छी चीज है, आपको जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन जब पैसा असीमित होने लगता जी। है और सारा खेल पैसे से ही होने लगता है, तो पैसे की ही लड़ाई है, पैसे की ही प्रतिस्पर्धा है, पैसे के लिए ही सारा खून खराबा है। और पद और पैसा जब ये दोनों चाहिए, तो उसके लिए फिर कुछ भी आदमी करने को तैयार हो जाता है। वही आज पॉलिटिक्स में हो रहा है, वही आज मीडिया में हो रहा है। तो वो, और इसी यस। वजह से हमारे समाज में इतनी समस्याएं। राइट सर, राइट। और सर जो हमें पता ना हो आपके बारे में, जो बातें रह गई हो अब तो आ, बहुत सारी चीजें हैं, जितना आपने पूछा, जितना मुझे याद आया, जो इंस्टेंट याद आता गया वो मैं बताता गया। मुझे जी। खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बता सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। हाँ, एक चीज जो मुझे अभी तुरंत क्योंकि याद आ आप रही, इंस्टीट्यूशन हो। यस। जी। जैसे हमने फिल्म फेस्टिवल्स किए, इसी तरह से हमने कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत किए ऑर्गेनाइज। जैसे हमारी जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में जी। हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका नाम है आई कैन।
इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका ब्रांड नेम ही ICANN है, ICAN। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में से शामिल है। इसके 3 एडिशन हम कर चुके हैं 2018 से अभी तक, और अगला हम मई में करने जा रहे हैं। और अभी हमने लॉकडाउन में किया, वैसे हम मार्च में करने जा रहे थे, लेकिन जिन डेज में कॉन्फ्रेंस थी जी उसी समय लॉकडाउन हो गया, तो हमें नहीं कर पाए। फिर हमने इंतजार किया, फिर हमको लगा कि अब लॉकडाउन तो खुलने वाला है नहीं, तो हम फिर इसी समय कर डालते हैं इसको। तो हमने ऑनलाइन किया। वो दुनिया की पहली 10 दिन की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी। वो हमने 21 जून से 30 जून तक की। और हमें खुद भी विश्वास नहीं होता कि हमने इतनी बड़ी जी कॉन्फ्रेंस कर ली, क्योंकि कोई भी इमेजिन कर सकता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस आप करेंगे। हमने 10 दिन लगातार की, और सारा ऑनलाइन की, और वो भी जून में वाह सर। शुरुआती टाइम में। आज नहीं, आज तो लोग सीख गए कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है। वो हमने जून में किया। और वो जी उस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पूरी दुनिया के विद्वान जुड़े हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन का फायदा हो गया, किसी को आना तो था नहीं, घर बैठ के ही करना था। तो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड यस से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, सारे देशों से लोग हमारे साथ जुड़े। तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की। और 10 दिन की कॉन्फ्रेंस अभी हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ICANN 4, फोर्थ एडिशन, वो मई मई 2021 में हम जी 11 दिन की करने जा रहे हैं। तो हम मैंने जो भी किया, तो कोशिश ये की कि एक थोड़ा सा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, एक पूरी दुनिया के नजरिए से, पूरी दुनिया के परिदृश्य से करें, क्योंकि अब तो दुनिया ग्लोबल है। एक एक अब कोई ये नहीं रहा कि आप दिल्ली में हैं तो बॉम्बे कैसे करेंगे, बॉम्बे में है तो दिल्ली कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बॉम्बे में बैठी हुई हैं, तो इसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ गए, अमेरिका से भी जुड़ गए, ब्रिटेन से भी, सारे देशों के साथ जुड़ गए। तो वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की। और उसको अगर आप कॉन्फ्रेंस की दृष्टि से देखें, कि उसमें जो पेपर्स थे, 200 के ऊपर पेपर्स आए हमारे पास, रिसर्च पेपर्स आए। तो इस तरह का काम भी मैं काफी एकेडमिक काम करता रहता हूँ। और मीडिया एजुकेशन में अच्छा खासा दखल है। मैं करीब 20 यूनिवर्सिटीज की बोर्ड ऑफ स्टडीज में, एकेडमिक काउंसिल में, DRCs में, बहुत सारी बॉडीज में हूँ। तो बहुत, मतलब देश भर की काफी संस्थाओं के साथ, विदेश की बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में। रिसर्च में भी, जैसे आपने पूछा और क्या रह गया, रिसर्च में काफी काम किया है। मैंने यहाँ पे एक जो मीडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मैंने जी उनके साथ भी काम किया है, वहां पर भी काम किया है। और मैंने वहां पर 2 बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं। एक मैंने WHO का प्रोजेक्ट किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो था कि जो जी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनमें हेल्थ इश्यूज का किस तरह का कवरेज है। अब हेल्थ आज इम्पोर्टेंट हुआ 2020 में। ये स्टडी मैंने की थी 20 में 1998, 22 साल पहले। तो वो हेल्थ के ऊपर थी। फिर एक वाह स्टडी थी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की, एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, जो ऑल इंडिया रेडियो की असेसमेंट स्टडी थी, वो मैंने की। वो उसकी रिपोर्ट सी 2 पार्ट में है, वो करीब 1500 पेज की में तो उसकी रिपोर्ट ही है जो मैंने लिखी है। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए, तो जितना याद आ गया उतना आपको बता दिया। वाह सर। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या है सर, हमें भी बताइए, क्योंकि जो आज की जनरेशन के लोग हैं, तो प्लीज इसके पीछे का क्या राज है सर। नहीं, कुछ नहीं, अपना जिस काम करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। बहुत सारी चीजें तो मैंने बताई, अब एक चीज और जो मेरे दिमाग में आ रही है वो बता देता हूँ। काम करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन दूसरे का दिया हुआ नहीं, दूसरे का दिया हुआ भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं ये नहीं कहता, अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है काम करने के लिए। एक और चीज जो आपने शुरू में कही थी, अब मुझे याद आई कि मुझे बताना चाहिए, कि आपने कहा था कि इंस्पिरेशन क्या है। जी ठीक है, तो अब मुझे याद आ गया कि मैं इंस्पिरेशन भी बता यस सकता हूँ मेरा क्या है। मेरा इंस्पिरेशन वो सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं। और अगर मैं पास्ट में जाऊं कि पास्ट में कौन से ऐसे लोग हुए हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूं, तो मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। जी एक तो भगत सिंह का नाम, जी और दूसरा स्वामी विवेकानंद का नाम।
ये दो लोग मेरे हिसाब से हमारे पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में। और लोग भी हैं, ये नहीं कह रहा कि और लोग नहीं हैं, राइट। लेकिन ये दो लोग जो हैं ये मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और फिर भी इन दोनों में भी अगर मुझको किसी एक को चुनना हो, स्वामी विवेकानंद को और शहीद भगत सिंह को, तो मैं भगत सिंह का चुनाव करूंगा। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे जी। चढ़ गए। ठीक है, आप सोचिए कि आप यंगर जनरेशन की बात यस। कर रहे हैं, 23 साल की उम्र कोई उम्र तो होती नहीं है। 23 साल की उम्र में क्या, आप ग्रेजुएशन करते करते लोग 21 22 23 साल के हो जाते हैं। 23 साल में वो आदमी फांसी पे चढ़ गया यस। इस देश के लिए, हम लोगों के लिए। और उसने जो पढ़ाई की थी, राइट। पता नहीं है शायद आपको पता है कि नहीं, भगत सिंह ने इतनी जी। किताबें पढ़ी थी 23 साल की, जबकि उनकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए, तो पढ़ाई तो उनकी हो नहीं पाई। लेकिन उनकी सेल्फ स्टडी जो जी। थी, उन्होंने दुनिया की सारी अच्छी किताबें पढ़ डाली थी मरने से पहले। सब पूरा पढ़ लिया, पूरा मार्क्सवाद वाह। पढ़ लिया, पूरा कम्युनिज्म पढ़ लिया, पूरा लेनिन पढ़ लिया। तो मेरे लिए ऐसे भगत सिंह जैसे लोग प्रेरणा है कि 23 साल की उम्र में इतनी पढ़ाई की, और 23 साल की उम्र में देश के लिए वो कर दिया जो आज तक हम उसके आभारी हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो बिल्कुल राइट सर। अच्छा हो, अलग हो, और देश को फायदा हो। तो एक तो मेरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पिरेशन इस तरह के लोग हैं। दूसरा, मेरा इंस्पिरेशन वो सारे जी। लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, वो अच्छा काम करते हैं, चाहे मेरे साथ काम करने वाला कोई टीचर हो, चाहे मेरा कोई स्टूडेंट हो। अगर वो अच्छा काम करता है तो मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे लगता है यार इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना चाहिए। तो इस तरह से मैं रोज इंस्पायर होता रहता हूँ। तो मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है, और इसलिए मैं काम करता चला जाता हूँ। वाह सर। बहुत छोटी हूँ सर आपकी तारीफ करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं तो है, कोई सच नहीं कर में, जो इंस्टीट्यूशन हो आप, हमारे वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशन हो, बहुत ही अच्छा लगा सर। और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे सर? को जो हमारे ऑडियंस है उनको क्या संदेश देना चाहोगे सर? नहीं, संदेश तो यही है कि हर एक को काम करना चाहिए, जितना काम करना है करो, वो काम करो जो अच्छा लगता है। हर एक को वो काम करना चाहिए जो अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे पहले आपका अपना एंजॉयमेंट है। अगर आप किसी काम को करने में एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो काम आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। तो काम करो, हर एक को खूब काम करना चाहिए, यंग लोगों को भी खूब काम करना चाहिए। वो काम करना चाहिए जिसमें उन्हें मजा आता है, जो काम उन्हें अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप काम करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। तो मैं, अगर मैसेज की बात है तो यही है कि सबको खूब काम करना चाहिए, अपनी इच्छा से करना चाहिए, जो काम अच्छा लगे करना चाहिए। और अल्टीमेट गोल काम करने का सिर्फ एक होना चाहिए कि यू आर फीलिंग हैप्पी बाय डूइंग दैट जॉब। क्योंकि पैसा कमाने का कोई अंत नहीं है, नाम कमाने की लड़ाई का कोई अंत नहीं यस। है। तो आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हो रहे हैं, वही अल्टीमेट है। जब आपको खुशी मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे, और एक समाज के में भी आप एक अच्छा रोल अदा कर सकते राइट सर, राइट सर। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। एंड हैं। मैं थैंक यू, बहुत ही थैंक यू। लकी फील कर रही हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ सर, आज आपको सुना। एंड मेरे पास तो सच में मैं क्या बोलूं, पहले भी जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास वर्ड नहीं है सर। मैं आपको सैल्यूट करूंगी सर, सैल्यूट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा सर। और आप इंस्पिरेशन हो हम सभी के लिए। थैंक यू सो थैंक मच यू, सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू थैंक सो यू, मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गुड थैंक नाइट सर। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अभी कोशिश कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।